लड़कियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई कहती हैं कि हमें याद रखना चाहिए, एक कलम, एक किताब, एक शिक्षक और एक बच्चा पूरी दुनिया को बदल सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला के ये शब्द अपने आप में एक प्रेरणा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चांद और मंगल तक की दूरी नापने वाला भारत देश की लड़कियों को शिक्षित किए बिना दुनिया बदल सकता है? आंकड़े कहते हैं कि भारत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में रहने वाली सिर्फ 2.2% लड़कियां ही ग्रेजुएशन कर पाती हैं। शहरों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शहरों में ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों की संख्या सिर्फ 13% है। इसी तरह गांवों में रहने वाली 33% लड़कियों ने या तो कभी स्कूल में नाम दर्ज कराया ही नहीं या फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इन लड़कियों ने पढ़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि इन्हें घर के कामकाज करने थे जो इनके माँ बाप को पढ़ाई से ज्यादा जरूरी लगे। 27% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी या तो पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है या फिर इन लड़कियों के परिवार वाले इन्हें पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते। 5 से 29 वर्ष की आयु वाली 33% लड़कियों और महिलाओं ने स्कूल का मुंह इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने भारत में 15 साल तक के लड़के और लड़कियों पर एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में पाया गया कि 15 साल के बाद परिवारों में लड़कों को पौष्टिक आहार ज्यादा दिया जाता है जबकि लड़कियों की खुराक कम कर दी जाती है। यानी एक खास उम्र के बाद भारत में लड़कियों को अच्छा भोजन करने से भी रोक दिया जाता है। इस स्टडी के मुताबिक ऐसा उन परिवारों में भी दिखाई दिया जो अपने बेटों और बेटियों दोनों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कोशिशों की बात करें तो 2016 और 17 के बजट में शिक्षा के लिए कुल 72,394 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जिसमें से 43,554 करोड़ रुपए स्कूल में होने वाली शिक्षा के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए रखे गए थे, जबकि बाकी के 28,840 करोड़ रुपयों में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के माहौल को बेहतर बनाया जाना था। इतना सब होने के बाद भी लड़कियां शिक्षा का सफर आसानी से पूरा नहीं कर पाती क्योंकि हमारे समाज और सिस्टम की महिला विरोधी सोच उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। हमारे देश में हर घंटे औसतन 9 महिलाओं के साथ रास्ते में छेड़खानी होती है और हमारे देश की 64% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। ये दो आंकड़े पूरी तस्वीर को आपके सामने एकदम साफ कर देते हैं। ये बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। हमारे देश में महिलाओं को देवियों का स्थान दिया जाता है, लेकिन उन्हें सुरक्षित माहौल में अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे हमें दूर करना होगा। हमारा सिस्टम योजनाएं बना सकता है, हमारा सिस्टम और सरकार कानून बना सकता है, लेकिन जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। कानून कोई काम नहीं आएंगे और दूसरी योजनाएं भी किसी काम की नहीं रहेंगी जब तक समाज वैसे का वैसा रहेगा। हमारे सिस्टम के साथ साथ हमारे समाज में भी बहुत सारी बुराइयां हैं जिसकी वजह से हमारे देश में बेटियां पढ़ नहीं पाती और बेटी और बेटे के बीच फर्क किया जाता है। इस पर आज आप गौर कीजिएगा और इस फर्क को दूर करने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का कहना था, When injustice becomes law, resistance becomes duty। यानी जब नाइंसाफी करना कानून बन जाए तो विरोध करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। धरना प्रदर्शन भी विरोध करने का एक ऐसा ही तरीका है, लेकिन 21वीं सदी में धरना प्रदर्शन की आत्मा में दूषित विचारों वाला वायरस फैल गया है और दुख की बात यह है कि इस दूषित वातावरण में हर रोज धरना प्रदर्शन की मूल भावना की हत्या की जा रही है और धरना प्रदर्शन अपने आप में एक मजाक बनकर रह गया है। और आपको भी जब कहीं धरना प्रदर्शन के बारे में कोई खबर मिलती होगी तो आप भी शायद इसे मजाक में उड़ा देते होंगे। आज की तारीख में जब भी आम लोगों की बातचीत में धरना प्रदर्शन शब्द का जिक्र आता है तो लोगों का पहला सवाल यह होता है कि आज कौन से इलाकों में ट्रैफिक जैम लगने वाला है और इससे उन्हें कितनी तकलीफ होने वाली है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहा है उसकी तकलीफ क्या है। यानी सिस्टम से लेकर आम लोगों तक किसी को भी धरना प्रदर्शन से अब कोई लेना देना नहीं है। हर कोई इस शब्द को लेकर सुन्न हो गया है और ज्यादातर लोगों के लिए धरना प्रदर्शन का मतलब ट्रैफिक जैम, नारेबाजी और अफरा तफरी का माहौल होता है।
ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे हालात में अगर किसी दिन आपको किसी जायज मुद्दे के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझाने के लिए आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक की तस्वीरें दिखाऊंगा। हम एक साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे देश में धरना प्रदर्शन एक राजनीतिक हथियार बनकर क्यों रह गया है। राजनीति से प्रेरित धरना प्रदर्शनों में अक्सर वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है, वही एक्टिंग होती है, वही डायलॉग्स होते हैं, वही नारे होते हैं और वही मीडिया के कैमरे होते हैं। इसके बाद थोड़ी देर तक नारेबाजी होती है, माहौल में जोश भरने की नाकाम कोशिश की जाती है और फिर 1 घंटे के अंदर एक धरना प्रदर्शन का पैकअप भी हो जाता है। ये सब कुछ काफी फिल्मी और नकली होता है। आज जंतर मंतर पर भी एक ऐसा ही धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसे किसी जमाने में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही कांग्रेस लीड कर रही थी। कांग्रेस ने इस धरना प्रदर्शन को लोकतंत्र बचाओ मार्च का नाम दिया था, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसका नाम परिवार बचाओ मार्च होना चाहिए था। एक जमाना था जब कांग्रेस का नारा था इंदिरा इज इंडिया, और आज हालत यह हो गई है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कांग्रेस को धरना प्रदर्शन करके सांकेतिक तौर पर कहना पड़ रहा है सेव द फैमिली। कांग्रेस के इस परिवार बचाओ मार्च को कवर करने के लिए लाइट, कैमरा और एक्शन का भरपूर इंतजाम किया गया था। वहां पर विदेशी पत्रकार भी आए थे और गर्मी के मौसम में खूब पसीना बहा रहे थे। लेकिन यह हमारे देश की एक अजीब सी विडंबना है कि ऐसे लोग जो इंसाफ की तलाश में पिछले 21 वर्षों से लगातार धरने पर बैठे हैं, उनकी आवाज आज तक ना तो कोई सिस्टम सुनता है, ना किसी सिस्टम को सुनाई दी और ना ही ऐसे लोगों के पास कोई देसी या विदेशी पत्रकार पहुंचा। जबकि दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो धरना प्रदर्शन को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। इसी तरह देश विरोधी एजेंडा चलाकर नारेबाजी करने वाले युवाओं को हमारे समाज के बुद्धिजीवी पत्रकारों ने एक ही रात में बड़ा स्टार बना दिया। लेकिन धरना प्रदर्शन के असली स्टार्स आज भी जमीन पर धूल खाने पर मजबूर हैं। आज हम इसी दूषित सोच का विश्लेषण करेंगे ताकि धरना प्रदर्शन की आत्मा को जिंदा रखा जाए। यह हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है, जो आपके लिए अच्छे विचारों की असरदार डोज साबित होगा। लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट शब्द को लेकर कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि प्रोटेस्ट शब्द आप अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। Protest is an expression of retaliation against particular events, policies और situations। यानी किसी घटना, नीति या परिस्थिति को लेकर आवाज उठाने को विरोध करना कहते हैं। प्रोटेस्ट शब्द का ओरिजिन फ्रेंच भाषा के प्रोटेस्ट से लिया गया है, जिससे पहली बार सन 1751 में स्टेटमेंट ऑफ डिसअप्रूवल के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। हमने जो रिसर्च किया है उसके मुताबिक दुनिया में सबसे पहला विरोध प्रदर्शन 195 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के दौर में हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। प्राचीन भारत में कर्ज से मुक्ति के लिए भूख हड़ताल करने का रिवाज था, जबकि इतिहास में सबसे पहले भूख हड़ताल का जिक्र आयरलैंड में सिविल राइट्स के लिए किया गया है। नमक सत्याग्रह के नाम से भारत के इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा भी विरोध के ऐतिहासिक महत्व को दिखाती है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक विरोध करने का रिकॉर्ड अमेरिका की एक महिला के नाम पर है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के विरोध में इस महिला ने 30 वर्षों से ज्यादा समय तक विरोध प्रदर्शन किया था और इसी वर्ष यानी जनवरी 2016 में व्हाइट हाउस के सामने इस महिला की मौत हो गई। जबकि हमारे देश भारत में सबसे लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड मास्टर विजय सिंह के नाम है, जो पिछले 21 वर्षों से इंसाफ की उम्मीद में सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं। हमारे वीडियो विश्लेषण से पहले आपको ये जानकारियां देना इसलिए जरूरी थी ताकि आप विरोध या धरना प्रदर्शन के सही मायने को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि जब देश का एक आम इंसान धरने पर बैठता है तो देश के डिजाइनर पत्रकारों के कैमरे वहां तक क्यों नहीं पहुंचते और सिस्टम उनकी बात क्यों नहीं सुनता, सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुनती। जबकि दूसरी तरफ जब एक राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन को हथियार बनाकर एक परिवार को बचाने के लिए मार्च निकालती है तो पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। हमारा ये डीएनए टेस्ट धरना प्रदर्शनों की नई परिभाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए है।